लोग इस दुनिया में मेहनत करते हैं और उन्हें निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बनी रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन पाए, पर शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खाली नहीं जाती। मेरे अकॉर्डिंग ये बोलने की बात है, अनलेस आप एक गेम प्लान बनाओ खुद के लिए। तो अगले 10 सालों में एग्जैक्टली गेम प्लान क्या होगा? दुनिया भर में टेक का प्रोग्रेस हो रहा है, एआई का प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज बन रही है। आई फील कि भारतीयों को एक गेम प्लान चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग वो गेम प्लान होना क्या चाहिए? फ्यूचर को इम्प्रूव करने का सबसे प्यारा तरीका है पास्ट की एनालिसिस और प्रेजेंट में वर्क। मतलब हम जब पढ़ते हैं यूपीएससी में भी, तो हम करते क्या है कि 1950 का भारत क्या था, फिर 1991 का क्या हुआ, 2023 में क्या है और 47 में क्या होगा। ये हमारा चार्ट होता है कि 1950 का भारत क्या था, प्राइमरी सेक्टर क्या थी, एग्रीकल्चर क्या था, इंडस्ट्री क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, बैंकिंग कैसी थी। तो हमें उसका एक आउटलाइन चार्ट बनाते हैं जी। फिर वहां से हमने जर्नी शुरू किया। फिर जब हमने वहां से जर्नी शुरू किया तो हम पहुंचे 91 तक, जहां एक नया दौर शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन, एलपीजी, बुलेट और बजाज सुपर मिलकर बन गई एक्टिवा। अब औरत और आदमी दोनों काम पे जाने लगे। फिर क्या हुआ, 91 से एक नए भारत की शुरुआत हुई, शाइनिंग इंडिया, मेरा भारत महान, इंडिया इज ग्रेट। फिर बीच में कई सारे अप्स एंड डाउन्स हुए और हम पहुंचे 2023 में। तो एक चार्ट अब हम बनाएंगे नीचे कि अब प्राइमरी सेक्टर, अब इंडस्ट्री, अब बैंकिंग, अब इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये 3 चार्ट हमारे पास हैं और हमें एक डॉट क्रिएट करना है 47 का, 2047 इंडिया इन 2047 एज अ वर्ल्ड पावर, इफ नॉट सुपर पावर। वी आर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड कि भाई आप कुछ तो हो। वो दुनिया हमें मानती है कि साहब आप कुछ तो हो, आपने प्रोग्रेस किया, आपने डेवलप किया। ऐसे ही हर आदमी को दिस इज द बेस्ट वे। पास्ट की एनालिसिस, पास्ट पर रिपेंटेशन नहीं, मतलब विक्टिम मेंटालिटी आपको छोड़ देगी। एकदम एकदम छोड़नी है आपको। पास्ट की रिपेंटेशन और पास्ट का ग्लोरिफिकेशन। हमारे बाबा हाथी पे चलते थे, अरे भैया तुम साइकिल पे चल रहे हो तो तुम प्रेजेंट में रहो, बाबा तो चलते ही थे। तो पास्ट की एनालिसिस, प्रेजेंट का प्रायोरिटी एंड प्लानिंग। और प्लीज करेक्ट मी, ठीक है, अगर आप प्लीज अग्री नहीं करो। ओके, हमने इसी के पहले कहा कि अगर हमें भारत को सच में आगे लेकर जाना है, फिर से सोने की चिड़िया बनाना है भारत को, तो फिर हमें पैसे कमाने होंगे। हाँ। पैसे कमाने एंटरप्रेन्योरशिप से, बिजनेस खोलकर। करेक्ट? बिल्कुल यहां तक अग्री? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम जिंदगी भर सिर्फ बिग बॉस देखें और शार्क टैंक नहीं देखें तो फिर भारत आगे कैसे जाएगा? और ये जो हम कह रहे हैं कि अगले 10 साल भारत के होने वाले, एक बहुत रोमांटिक चीज है और बहुत कम लोग असल में बिजनेस करना चाहते हैं, असल में मेहनत करना चाहते हैं। शायद जो जेन जी है, जेन अल्फा है, मतलब 2005 के बाद जो लोग पैदा हुए, उनसे मुझे होप है। पर मेरे एज के भी लोग, मैं 1993 बॉर्न हूँ, बहुत कम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहे हैं। बहुत कम लोगों के सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बहुत सारे लोगों को देश छोड़ कर जाना है। असलियत क्या है? क्योंकि अच्छी फीलिंग के लिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ भारत के अगले 10 साल है, भारत का डेकेड है, पर असलियत क्या है आपके अकॉर्डिंग? असलियत यह है कि इस देश में 2 बातें हैं। एक, आपने अपनी जनरेशन को, इस जैसे सदगुरु हैं, कैसे तैयार किया उन्होंने अपनी बेटी को। मतलब सदगुरु की बेटी इज अ आइडियल फॉर एवरी पेरेंट इन दिस कंट्री, कि हमें सिर्फ परसेंटेज पे नहीं ध्यान देना, पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है। ये देश सब कुछ करेगा, ये जो देश है हमारा, ये सब कुछ करेगा। वो क्यों लोग बिग बॉस बैठ के देख रहे हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या। ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, एमबीए कर लिया। इस देश की एक मेंटालिटी है नौकरी। जैसे हमारे मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत। हम देखते हैं रेड लाइट पे
छोटी छोटी चीज़ों को लोग बेचते हैं। एक डॉग मैंने देखा, लोगों को वो डॉग टॉय बेचते हैं जिसका डॉग का सर हिलता रहता है, 100 रुपए में 2, वो भी चाइना से आता है। जो विंड पाइप, वो वाइपर होते हैं छोटे छोटे, इतनी बड़ी बॉटल में वाइपर लगा होता है विंड ग्लासेस साफ करने के लिए, मेड इन चाइना लिखा हुआ उस पर। तो अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट आजकल कह रही है कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे और हम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ ले चलेंगे, तो नौकरी करने के बजाय, सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं, वैसे भी 1 अरब 50 करोड़ का देश है, सबको कहाँ मिलेगी। मैं कल ही जब मैं मुंबई आ रहा था तो मैं सोच रहा था, मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को ये बात लगे कि यार नौकरी मिलने से पहले हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो कहते हैं कि गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, गरीब बच्चे स्कूल में होते हैं, 12th के बाद कोई गरीब नहीं होता। ये सब साइकोलॉजी किसने फैलाई? हमने फैलाई। यूपीएससी में गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? भैया जो यूपीएससी की तैयारी करने आ रहा है वो ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, उसने 12th किया होगा या तो कॉमर्स से किया होगा। कॉमर्स का लड़का अकाउंटेंट हो सकता है। अगर उसने साइंस से किया है, साइंस से, तो अगर रणवीर अलाहाबादिया 93 बॉर्न अपना शो चला सकता है यूट्यूब की असेसमेंट की वजह से और एक अच्छा शोमैन है इंडिया में, तो वो जिसने 12th कर लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, वो 10th की फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। भाई सेल्फ डिपेंडेंट होना है तो कुछ क्रिएटिव करना है। आप एक 1000 रुपए का बोर्ड लगा लो, जिस फोन पर आप पढ़ते हो उसी फोन से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो, और कुछ ऐसा पढ़ाओ फिजिक्स में कि वो जो क्लास 9 10th का बच्चा पढ़े ना, वो आपको स्टक हो गया ऐसे देखे कि अरे भैया, न्यूटन्स 3rd लॉ, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स 1st लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस गए काम कराने, बाबू आपकी तरफ देख ही नहीं रहा, आपकी फाइल नहीं देख रहा है, आपको न्यूटन का पहला लॉ याद आ गया कि बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। आपने 2 बड़ी बड़ी चॉकलेट फाइल पे रख दी, बाबू ने चॉकलेट की तरफ देखा, फोर्स अप्लाई किया ना आपने। चॉकलेट कुछ भी हो सकती है। ये है क्रिएटिविटी। इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग ओनली अबाउट एम्प्लॉयमेंट, आप कुछ क्रिएटिव भी तो करो, आप कुछ पैदा भी तो करो। इस देश के युवा को एक चीज बता दी गई है, नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। अरे नौकरी से शादियां होती हैं। आज डाइवोर्स भी तो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि सारी शादी हो गई नौकरी से। शादियां व्यक्ति से होती हैं, शक्ति से होती हैं। तो इस देश के माहौल को बदलना होगा। वो बिग बॉस देखना कोई बुरी बात नहीं है, कभी कभी देख भी लेना चाहिए, बड़ा ड्रामा होता है। ड्रामा एंजॉयमेंट है ना, तो वो हमें भी पता होता है, तो देखना चाहिए, किसी चीज़ का ऐसा नहीं है, करना चाहिए। लेकिन अगर हमें बिग बॉस से वो लॉबी को हटानी है या मूवी से हटानी है, सीरीज से हटानी है, तो हमें उसको ये बताना होगा कि भैया देखो तुम कुछ क्रिएटिव करो, कुछ। एक छोटा सा इंस्टेंस मैं बताता हूँ। 1853 में जापान गुलाम हो गया। पहला काम उन्होंने किया, जैसे वो गुलाम हुए, 1757 में हम गुलाम हुए, 1857 तक हमें पता ही नहीं चला कि हम गुलाम हैं। गांधी जी को 1920 में जब उन्होंने कहा स्वराज, लोगों ने पूछा क्या? अरे बोले सेल्फ राइट, आजादी। अरे लोगों ने कहा भैया हम तो आजाद हैं, हमारे 13 बच्चे, हमें किसी ने रोका ही नहीं। 1920 के आदमी को भारत में पता ही नहीं था कि वो आजाद नहीं है। 1920 अरब गुलाम हुआ, आज तक गुलाम है, पता ही नहीं इनको, कहते हैं हमें यहूदी परेशान कर रहे हैं। लेकिन 1853 में जापान गुलाम हुआ। जैसे ही गुलाम हुआ उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा वेस्ट को, यामागाता डेलीगेशन, यामागाता वहाँ का समुराई था, तो डेलीगेशन भेजा। वो डेलीगेशन 14 साल वेस्ट में रहा। उन्होंने भेजा, कहा जाओ पता करो कि हम कमजोर क्यों हैं। और 14 साल बाद जब वो लोग वहां से लौट कर आए, डेलीगेशन लौट कर आए, तो उसने कहा साहब उनका एजुकेशन सिस्टम बड़ा जबरदस्त है साहब। बोले कैसा है? बोले रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म पे बेस्ड है सर। तो इस देश को, जहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया था कि अगले 10 साल भारत में पहले क्या करना है, एजुकेशन को अप्लाइड करना है, लड़के के दिमाग को जिंदा करना है, परसेंटेज से हटाकर उसको पर्सनैलिटी पे लाना है।
जो लड़का 25 साल में डिप्रेशन का शिकार है वो 98.2% लेके क्या करेगा? ओके, बताओ। एजुकेशन, फिर इकोनॉमी। अब एजुकेशन इकोनॉमी इंप्रूव होगी, ह्यूमन रिसोर्स आपका बढ़िया होगा, आपके पास क्रिएटिव माइंड्स होंगे। हम क्यों हायर करेंगे एडवाइजर्स बाहर से? इंडिया को डेलीगेशन बाहर से आता बताने के लिए कि साहब आप अपनी सड़कें ऐसे बनाओ। हमारे बच्चे बचाने वाले नहीं है, लेकिन हमने उन्हें क्रिएटिव नहीं बनाया। यहां का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का यूएस जा रहा है, जर्मनी जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे इज्जत नहीं मिल रही है। तो तीसरा काम हमें करना है, गुड गवर्नेंस बनानी है। कि अगर रणवीर 1 करोड़ रुपए टैक्स दे रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, तो उसे लगे कि नहीं यार, गवर्नमेंट बॉदर्स अबाउट मी। और अगले 10 साल में मेड इन इंडिया, इंडिया से लेकर दुबई से लेकर बर्लिन से लेकर अमेरिका, हर जगह कि जैसे कभी मेड इन ब्रिटेन था, मेड इन यूएस था, मेड इन चाइना था, अब मेड इन इंडिया होना चाहिए। तो अगर हम इन 4-5 पैरामीटर्स पे काम करेंगे तो अगला 10 साल हमारा होगा। ओके, इलाहाबाद इज इंजीनियर जी, और अभी 30 साल का लड़का है ना, नोन नेम इन इंडिया। अगर ये रणवीर इलाहाबादिया अमेरिका चला जाता, कौन जानता उसे? यू टुक अ रिस्क, है ना? यू थॉट क्रिएटिव, यू टेक योर एग्जाम्पल। मैं तो अभी यही सोच रहा था, यू आर स्पीकिंग, तो मुझे लगा कि यार एग्जाम्पल मेरे सामने बैठा हुआ है। मुझे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा था कॉलेज में। जब मैं प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठा, जब मैंने GRE नहीं दिया, मेरे सारे दोस्त GRE दे रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है, कुछ ना कुछ कर सकते, कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते। बहुत मजाक उड़ाया गया, मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत रोता था अकेले में। नाउ सी यू टुक द रिस्क ना। मैं यही सोच रहा था कि यू आर 30 ईयर यंग गाय। ओल्ड तो ये लोग, हम लोग नाक में लगाते हैं 20 ईयर ओल्ड। यू आर अ 30 ईयर यंग गाय, और यार तुमने इतना बढ़िया, यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। मतलब यू टेक अ कंटेंट, मतलब TRS शो का एक सबसे खास बात पता है क्या? कि यू टेक रेलेवेंट कंटेंट्स। जैसे मैं बहुत शोज में जाता हूँ, बुलाते हैं लोग, आमतौर पर लोग क्या करते हैं, मेरे पास को खंगालते हैं। वो थोड़ा सा उनको बड़ा रोमांटिक लगता है कि अच्छा तुमने ऐसा किया था, गोली चलाई थी, किया था। पर दिस यू आर टॉकिंग सच अ गुड थिंग ना, ये चीज बड़ी प्यारी है। जैसा यू सेड जस्ट नाउ कि लोग जो है ऊब चुके हैं, उससे हर आदमी अब सेल्फ डेवलप, ज्ञान नहीं सुनना चाहता। कितनी अच्छी रीडिंग है ये। मीन्स कि यू आर डूइंग बिग होमवर्क ऑन दैट। अब आदमी कुछ और सुनना चाहता है, और वो सुनकर क्या करेगा? डेवलप करेगा। TRS शो देखने, जब जो आदमी ये शो देख रहा होगा, उसको कितनी चीजें इनपुट के रूप में मिल रही होंगी। तो अब अगर रणवीर इलाहाबादिया अमेरिका नहीं जाकर इंडिया में इतना बड़ा काम कर सकता है, तो यू आर एन एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। इफ एग्जैक्टली दिस विल बी डन, इसको मैं कह सकता हूं रणवीर इलाहाबादिया प्रोग्राम। तो तुम्हारे नाम पे एक प्रोग्राम ही बना दो कि इस देश के लड़कों को सीखना चाहिए कि नहीं, सिर्फ अमेरिका जाना ही सॉल्यूशन नहीं है। इट्स अ बिग मार्केट इंडिया, 1 billion 50 crore people are there. If anything clicks positive, you will be a name in this country and entire world. एक और रॉ चीज कहना चाहूंगा, यहाँ है पैसे कमाने के लिए। ये गलत फहमी है कि यहाँ बैठकर आप पैसे नहीं कमा सकते। मोस्टली हर कोई पैसों के लिए वहां जाता है। डेफिनेटली इज्जत के लिए, जो आपने इज्जत की बात करी, बट इन अ वे इज्जत आपको पैसों के थ्रू मिलती है, और उन पैसों के लिए वहां लोग चले जाते हैं बिना जाने कि यहाँ के जो बिजनेसेस अब ग्रो कर रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स को टारगेट कर रहे हैं। दूसरे देशों का पैसा अब यहाँ आने वाला है अगले 10 सालों में। इसी वजह से शायद हम सोने की चिड़िया बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। पर आई फील कि बहुत जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, जितने सारे लोग जा चुके हैं अमेरिका में, यूरोप में, उन्हें थोड़ा सा लौट कर आना है, या एटलीस्ट वहाँ जो पैसे कमा रहे हैं यहाँ इन्वेस्ट करना है। पर हर कोई एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से सोचता है मोस्टली, तो उन्हीं स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा फायदे मिलेंगे। पर आई फील कि अगर यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स और वहाँ के
इंजीनियर्स या जो भी प्रोफेशनल्स टीम अप कर ले तो फिर कुछ हो सकता है आगे जाकर। पर मैं पॉजिटिव भी नहीं हूँ, नेगेटिव भी नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर। मैं बस क्यूरियस हूँ, मुझे देखना है कि क्या होगा। तो ये मेरा माइंडसेट है। एंड इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं लोगों के साथ डिसएग्री करना चाहता हूँ। मतलब अगर आपने कुछ कहा, मैं आपके साथ डिसएग्री करना चाहता हूँ ताकि व्यूअर्स और लिसनर्स की समझ बढ़े। डिसएग्रीमेंट से समझ बढ़ती है। एंड मोस्टली भारत में क्या बात है, क्या लाइन है, डिसएग्रीमेंट से समझ बढ़ती। एंड इन दिस कंट्री पीपल थिंक डिसएग्रीमेंट मींस एनिमिटी। क्या बात है, वंडरफुल लाइन, डिसएग्रीमेंट से समझ बढ़ती। अगर मैं ये ना समझ पाए कि सारा खेल जब मन से है तो सबसे पहले किसको मजबूत करना है? मन को। तो कौन सी विधा है भारत की? ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन। महाअवतार बाबा, उन्हीं की तो फोटो लगी है। महाअवतार बाबा, उस ट्रेडिशन को जिंदा करना है। उस ट्रेडिशन को ध्यान, हमारे यहाँ ध्यान कौन करता है? जिसको कैंसर हो गया, जो बीमार है, उसको कहा जाता है कि ध्यान करने से बीमारी ठीक होती। ध्यान करने से मन ताकतवर होता है, और वही ताकतवर मन आपको प्रेम में बनाए रखेगा, आपको पढ़ाई में बनाए रखेगा, आपको पूजा में बनाए रखेगा। ध्यान करोगे आप बैठ के 2 घंटा, तो वो पुरानी गरिमा को, इतिहास को ध्यान देना चाहिए। वहां इतिहास ने ध्यान नहीं दिया, रोमांटिसिज्म पे ज्यादा ध्यान दिया उसने। मेडिटेशन इज द जिम फॉर क्रिएटिविटी। एग्जैक्टली। ओके, अगला सवाल, ये थोड़ा कैजुअल सवाल है, ठीक है। कहा जाता है कि कपड़े आपके पर्सनालिटी के एक मैनिफेस्टेशन होते हैं, एक ऑफशूट होते हैं। जो आपकी पर्सनालिटी होती है वैसे ही आपके कपड़े होते हैं, आपकी स्टाइल होती है। तो आपकी स्टैंडर्ड आउटफिट के बारे में कुछ बताइए। गमछा, जो आज एक्सीडेंटली मैं ला नहीं पाया। नहीं कोई नहीं। पहली बार है जब मैं आपको इसके बिना एक्सीडेंटली आई फॉरगॉट गमछा लाना। पर मेरी पर्सनालिटी में गमछा है, और गमछा मुझे हर बात इस बात की याद दिलाता है कि जमीन से नहीं हटना है। तो पहले तो मैं इस देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलूंगा, जो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। और योगा और ध्यान कंपलसरी, मतलब आप फेल कर गए तो आप कुछ कर, क्वालिफाइंग पेपर होंगे ये। पहली बात, एजुकेशन अप्लाइड होगी, पहला काम मैं एजुकेशन पे करूंगा। दूसरा काम मैं करूंगा वुमेन एम्पावरमेंट पे स्पेसिफिकली। जिस देश में, जिस समाज में, जिस परिवार में औरतें ताकतवर होंगी, वो परिवार, वो समाज, वो देश कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। मैं तो मानता ही नहीं कि औरतें गलत होती हैं। मेरा मानना है आदमी कमजोर होते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, भगवान हमारी नहीं सुनते। भगवान सुनेंगे जब आपकी इतनी बिसात हो कि आप उसको सुना लें। तो वैसे भी मैं वुमन और भगवान को दोनों साथ साथ ही रखता हूं। तीसरी बात, मैं कोशिश करूंगा हम एक हो जाएं। यूनिटी, भारत पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। अखंड यूनिटी। बड़ा नुकसान हुआ हम दोनों का, बहुत नुकसान हुआ। मतलब हमारी आने वाली जनरेशन जब कभी अंदाज़ा लगाएंगी तो शायद उन्हें एहसास होगा। और चौथी बात, अशोक की जो धम्म की नीति थी उसको मैं फिर से रीइम्प्लीमेंट करूंगा। उसमें क्या था? स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत एक डाइवर्सिटी का मुल्क है ना, कश्मीरी कल्चर, तमिलियन कल्चर, गुजराती कल्चर, असमी कल्चर। तो वो पहला आदमी था जिसको ये बात पकड़ में आई। अच्छा, डिफरेंसेस अगर समझ में ना आए कि क्यों हैं, जैसे मुसलमान बुर्का पहनता है, उसकी औरतें, क्योंकि इस्लाम सऊदी अरेबिया में पैदा हुआ, वो डेजर्ट है। खाना और कपड़ा ये कल्चर का हिस्सा है। तुरंत बताना आपको, यूपीएससी, गैम्बल, हिस्ट्री, मजा, भारत, महान, शादी। शादी इज अ वेरी पायस एंड रिलीजियस एक्ट। प्यार जरूरी है, कपड़े मस्ट है, पर आपको सूट करने चाहिए। okay. स्टाइल गिव्स यू आइडेंटिटी। बॉलीवुड, बॉलीवुड इज वेरी गुड व्हेन इट ब्रिंग्स तारे जमी पे, व्हेन इट ब्रिंग्स 3 इडियट, व्हेन इट ब्रिंग्स रंग दे बसंती। तो इट हैज अ रोल, बॉलीवुड हैज अ रोल। द थिंग्स विच बुक्स कैन नॉट डू, थिएटर विल डू। तो बॉलीवुड वेरी गुड। क्रिकेट, जलवा। अगला सवाल,
आपके अकॉर्डिंग सब हाँ बिल्कुल बिल्कुल. स्टाइल इज योर इंसाइक्लोपीडिया. मतलब स्टाइल आपकी बहुत कुछ बताएगी आपके बारे में. आपका बैठने का तरीका, आपका बोलना, आपका हैंड रेज करना, तो वो सारी चीजें बहुत कुछ डिफाइन करती हैं. बहुत सारे लोग बहुत लेट सीखते हैं लाइफ में. बहुत सारे लोग इमिटेट करते हैं. स्टाइल इज अ इनबिल्ट सिस्टम. व्हेन यू ट्राई टू सिट लाइक अमिताभ बच्चन, तो यू लूज एवरीथिंग. यू शुड सिट एज पर योर मेंटल स्टेटस. जैसे आप अंदर से वीरता का भाव लिए बैठे हैं, तो वो आपकी बॉडी से दिखाई पड़ना चाहिए. सिर्फ मूंछ बड़ी करके और घुमा लेने के और आंख टेढ़ी करके आप, वो बात ओरिजिनलिटी नहीं आएगी. तो बेस्ट एडवाइस मेरे पिता ने दी, और वो मेरे भगवान है, और वो यही थी कि देखो बेटा, अपने दिमाग को जिंदा कर लेना. क्योंकि तुम दुनिया में जो भी करोगे, मैं काफ़ी दिन तक उनकी इस बात को समझ नहीं पाया वो क्या कह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा, और आज भी वो भगवान के आशीर्वाद से मेरे साथ हैं, और जब भी मुझे एडवाइस लेनी होती है, मैं यहाँ से इस मंच से कहूँगा कि हर आदमी को अपने जीवन में एक ऐसा आदमी रखना चाहिए जिसकी एडवाइस पर वो ध्यान दे, क्योंकि एडवाइसें जीवन बदलती हैं. अभी रिसेंटली मुझे अपना ऑफिस शिफ्ट करना था अपने कंपनी का, तो मैं इलाहाबाद जा रहा था. तो मैंने पिताजी को फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं इलाहाबाद अपना ऑफिस खोल रहा हूँ. तो बोले यार शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन दिल्ली से बम्बई गए थे, तुम यार इलाहाबाद जा रहे हो, पीछे क्यों आ रहे हो? तो मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया. मैंने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ. तो उन्होंने मुझे हमेशा, और ये जो दिमाग वाली एडवाइस दी उन्होंने कि बेटा दिमाग को मारना मत, दबना मत, किसी चीज को इसलिए मत करना क्योंकि दुनिया कर रही है, क्योंकि कल दुनिया नाली का पानी पीने लगे. जैसे लोग कहते नहीं अरे सभी सिगरेट पीते होंगे, ऐसे लोग आज कहते नहीं कि भैया शराब पीना तो फैशन है, होगा कल नाली का पानी पीना फैशन हो जाए फिर. तो ये बात मुझे उनकी बड़ी अच्छी, वो कहते थे कि देखो बेटा, जब तुम खाने की कोई चीज़ खरीदते हो तो उसके पीछे उसका कंटेंट लिखा होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन. जब सिगरेट खरीदना तो उसका कंटेंट चेक कर लेना कि कितनी प्रोटीन है इसमें. गुरु मूवी में एक डायलॉग है कि अगर दुनिया आपकी बुराई कर रही है तो मान लो आप कुछ अच्छा कर रहे हो. ओके. वर्षे हर आदमी इस देश में पैसा तलाश रहा है, जो नहीं तलाश रहा है वो स्वामी अड़गलनंद है, ध्यान में मस्त है. तो इस देश में जो ध्यान में मस्त है बस उसी को पैसे की जरूरत नहीं, बाकी सब. सफलता बहुत जरूरी है और मिलेगी कब? जब आप किसी गुरु का शरण पकड़ लोगे. किसी को पकड़ो, आप पंडित रविशंकर को पकड़ लो, आप सदगुरु को पकड़ लो, आप आशुतोष महाराज को पकड़ लो, आप YSS के पार्ट हो जाओ, आप इस देश के किसी संत को पकड़ो. आप डरो मत कि अरे कुछ संतों ने धोखा दिया. एक 50,000 की गड्डी में अगर 5 नोट नकली हो जाए तो हम पूरी गड्डी थोड़ी जलाएंगे. युवाओं को, अपने मित्रों को बोलूंगा कि देखो यार, ये मत कहो कि मैं गरीब हूं. ये कहना ही छोड़ो कि मैं गरीब. मैं 7 महीने होटल में काम किया, शादी हो चुकी थी, कोचिंग चल रही थी, पैसा आता नहीं था, बेटी हो चुकी थी. किससे डेली जाकर मैं कहता मुझे पैसे दो? तो मैं कहूंगा, मैं यहां से कहूंगा कि सब कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ, और धीरे धीरे एक एक्सपीरियंस मिलता है. पैसा भले ही कम मिलता है. मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मोहम्मद हुसैन भाई थे, उन्हीं की वजह से मैं पढ़ाना शुरू किया. तो वो हमें खाना खिलाते थे, कोई पैसा वैसा नहीं, कभी दे दिया 2,000, 5,000, 10,000, पैसा नहीं. लेकिन हमारे साथ के लोग कहते थे तुमको बेवकूफ़ बना रहा है. अरे मैंने कहा कोई बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, अनुभव दे रहा है. तो जब आप बाहर निकलते हो, समाज को फेस करते हो, कुछ काम करते हो, तो पैसे कम मिलेंगे आपको, नो डाउट. अनुभव तो मिलेगा, साहस मिलेगा, हिम्मत मिलेगा, स्ट्रगल करने की क्षमता बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. तो आएंगे परिवर्तन, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे. इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने करीब 500 एपिसोड रिकॉर्ड किए. मैंने ये डेफिनेटली देखा है कि जिन लोगों के पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं या जो लोग नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वही लोग ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े को हाईलाइट करते रहते हैं इस पॉडकास्ट पर. और जो लोग कैपिटलिस्टिक होते हैं, जो लोग फ्यूचरिस्टिक होते हैं, जो लोग जियो पॉलिटिक्स समझते हैं, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात करते हैं. क्योंकि अगर इस देश में हिंदू मुस्लिम यूनिटी टूटी, देश भी टूटेगा, और ये सच है. एग्जैक्टली. पर
बहुत सारे पॉलिटिशियंस अपने खुद के एम्बिशन के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं, या एक्चुअली मैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं तोड़ना नहीं चाहते, फायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि रिलीजन, धर्म एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के दिल में होती है, या बहुत सारे इंसानों के दिल में होती है। अगर आपने उनके दिल में जाकर उनको अफेक्ट किया तो उनका दिमाग भी अफेक्ट हो जाता है, आप उन्हें कंट्रोल कर पाते हो। अगर मासेस को कंट्रोल करना है तो उनके रिलीजन से बात करो। ये एक बहुत बेसिक फिलोसॉफिकल चीज होती है गवर्नेंस में। चाणक्य भी इसी के बारे में बताते थे, और यही हो रहा है आज हमारे देश में। आई फील कि पिछले 5-10 सालों में ज्यादा हुआ। आजकल के लोग होपफुली पॉडकास्ट के थ्रू, होपफुली यूट्यूब के थ्रू ये जान रहे कि अभी जियोपॉलिटिकल गेम स्टार्ट हो रही है, ना कि नेशनल पॉलिटिक्स के गेम्स। नेशनल पॉलिटिक्स और ये हिंदू मुस्लिम के फाइट्स को छोड़ो और बिजनेस के बारे में सोचो, जियोपॉलिटिक्स के बारे में सोचो। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। मेरे बगल एक साहब बैठे हुए थे, मैं तो किताब पढ़ रहा था। अब तो किताबें मेरी नशा बन गई। जिस चीज़ से आपको पैसा मिलता हो, इज्जत मिलती हो, आप उसको अगर छोड़ देंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। और मुझे ये सब चीज़ मिला किताबों से। बिजनेस, भारत सोने की चिड़िया, यू टुक अप दैट पॉइंट। कब था? जब हम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर थे, अशोक के टाइम पे। जब हम लेदर एक्सपोर्टर थे, जब हम पेपर एक्सपोर्टर थे, जब हम कटलरी एक्सपोर्टर थे। प्लिनी रोमन हिस्टोरियन रो रहा है, कह रहा द एंटायर गोल्ड ऑफ रोम इज फ्लोइंग टुवर्ड्स इंडिया। और आज हम कॉर्नफ्लेक्स से लेकर बोइंग तक इंपोर्ट करते हैं। केलॉग्स, जो कंट्री कॉर्न पैदा करती है वो कंट्री केलॉग्स इंपोर्ट करती है। हमारा रुपया नहीं मरेगा तो किसका रुपया मरेगा? एंशिएंट इंडिया, पूरा बाहर का पैसा भारत आ रहा है। हम एक्सपोर्टर थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में था। मैक्सिमम एक्सपोर्ट, मिनिमम इंपोर्ट। मेडिवल इंडिया, वो ताजमहल बाहर यूरोप वही तो पैसे दे गए तभी तो बना। मैक्सिमम एक्सपोर्ट, मिनिमम इंपोर्ट। आज मैक्सिमम इंपोर्ट, मिनिमम एक्सपोर्ट। और जब तक ये बैलेंस, अब तेल तो हम नहीं बना सकते, तेल तो हमें एक्सपोर्ट ही करना, लेकिन सब्स्टिट्यूट एनर्जी तो हम यूज ही कर सकते हैं ना। सोलर पावर पे हम ध्यान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हम ला ही रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं। भाई कार की शीशे का वाइपर तो बना ही सकते हैं ना, साइकिल बना सकते हैं, स्लीपर बना सकते हैं। तो इंडिया को बिजनेस प्रमोशन की जो आइडियोलॉजीज है ना, उनको प्रमोट करना चाहिए हमारी सरकार को, निश्चित तौर पे करना चाहिए। और ये सवाल पढ़ के मैंने जेई को छोड़ा क्योंकि पता चला कि यार ये बहुत डीप थिंकिंग करनी होगी मुझे यहाँ, और मुझे नहीं करनी, क्योंकि शायद मुझे इंजीनियरिंग ही नहीं करनी थी। पर नहीं, मैंने इंजीनियरिंग करी, आसान एग्जाम दिया। आई थिंक अभी आज के ज़माने में हर किसी को जेई देना पड़ता है, तभी ऑप्शंस होते थे एग्जाम्स, तो आई चोज एन ईजी एग्जाम। पर जेई या इंजीनियरिंग क्रैक करने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल, फिजिक्स, विजुअलाइजेशन ओरिएंटेड माइंड की ज़रूरत होती है। यूपीएससी क्रैक करने के लिए एनालिटिकल माइंड की ज़रूरत है। बिल्कुल है। तो जब कोई आपके क्लास में बैठता, आप उनके एनालिसिस के पावर को ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो, इंप्रूव करता है। और लोगों के एनालिटिकल पावर इंप्रूव करने के साथ साथ आपका खुद का भी एनालिटिकल पावर एज अ टीचर इंप्रूव हो चुका है। ओके, और बताइए सर, मतलब आप उनका एनालिटिकल पावर और कैसे इंप्रूव कर? अब मैंने क्या किया, अब पहले मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा अफगानिस्तान और अमेरिका जी, अब मैं उनको पढ़ाऊंगा मौर्यन पीरियड। अब वहां की औरत कैसी है? अमेरिका की औरत की तरह, क्योंकि इकोनॉमिक, हाँ, क्योंकि सेकंड अर्बनाइजेशन का पीरियड है। तो मैं उनको मौर्य पढ़ाऊंगा, पोस्ट मौर्य पढ़ाऊंगा। पोस्ट मौर्य पीरियड इज द पीक ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। पैसा बह रहा है भारत में। तो एक चित्र बनाऊंगा पोस्ट मौर्य का, फिर उसके नीचे एक चित्र बनाऊंगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, फिर दोनों के बीच में इक्वल साइन लगा दूंगा। फिर दूसरा चित्र बनाऊंगा अफगानिस्तान का, फिर बनाऊंगा 1000 AD का, फिर दोनों चित्र बना दूंगा। ये देखो सती प्रथा, ये देखो चाइल्ड मैरिज, ये देखो रोल ऑफ इकोनॉमी। तो पढ़कर सोच डेवलप करना पड़ेगा, हिस्ट्री को समझकर, हिस्ट्री, इकोनॉमी सब ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो यूपीएससी, अच्छा मेहनत की वो जो बात है,
मजदूर मतलब कौन? जो बेहोश होकर मेहनत कर रहा है, जिसको मजदूर की 4 प्रॉपर्टीज होती। जो भी लोग जीवन में मजदूर होते हैं उनकी 4 प्रॉपर्टीज होती। पहला, क्या मुकेश अंबानी कम मेहनत करते हैं? बहुत करते हैं, लेकिन उनका जो मेहनत का डायरेक्शन है वो उनका इंटरेस्ट का डायरेक्शन है। और इंटरेस्ट में जब आप मेहनत करते हो तो मजा आता है। मजदूर करता है बस, पहला फीचर मजदूर का। इसलिए हर व्यक्ति को अगर उसके मेहनत में मजा नहीं आ रहा है तो उसे पता करना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वहां फिर वो सफल नहीं होगा। दूसरा मजदूर का ट्रेड क्या होता है? उसके लिए समय कीमती नहीं है, उसके लिए पैसा कीमती है। समय तो किसी के साथ बैठा रहेगा, वो चाय पीने बैठा है, 6 घंटा बैठा है। बड़े सारे स्टूडेंट्स ये काम करते हैं। चाय पीने निकले कि मन नहीं लग रहा था, मन बड़ा उलझा रहता, डिप्रेशन फील हो रहा है। अरे तो रूम पार्टनर 2 लोग रहते हो, एक बड़ी सी छड़ी मंगा लो इतनी, जब डिप्रेशन फील हो 10 डंडा तुम अपने यहाँ सामने रख के तुम मारे, खत्म डिप्रेशन। मास्टर ऐसे ही तो डिप्रेशन दूर करता था स्कूल में। दूसरा ट्रेड उसका, वो पैसे को कीमती मानता है, समय को नहीं मानता। तीसरा मजदूर क्या करता है? उसका गोल ही क्लियर नहीं है। कहां जाना है? आईएएस बनोगे? सर नौकरी चाहिए बस सर, बैंक में भी लग जाए तो ले ले। तो वो बेहोशी में मेहनत करता है, वो समय को कीमती नहीं मानता, उसके पास फिक्स्ड गोल नहीं है। और चौथी बात सबसे प्रभावित है, पैंट खरीद रहा है दुकान पे लिवाइस की। कभी कभी मैं ये सब जानबूझ के करता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है। शोरूम पे 4-5 लोग खड़े हैं, पैंट ले रहे हैं लिवाइस की। मैं क्या बगल में खड़ा हो गया, मैंने कहा आजकल अच्छी नहीं आ रही लिवाइस की पैंट। मैं लिया था 2, श्रिंक कर गई है सर। है हाँ यार, पता है नहीं कुछ हो, ले लो तुम। नहीं नहीं सर हम नहीं लेंगे। अरे मेरे कहने से काहे नहीं ले रहे हो? मरा हुआ मन कभी राजा हो सकता है? ये 4 चीजें व्यक्ति को अपने अंदर देखनी चाहिए। उसे मजदूर नहीं बनना चाहिए, मेहनत तो करनी ही है। आप पढ़ाई में मेहनत नहीं करोगे, चौकीदार बन गए, चपरासी बन गए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लिया। भाई आज रणवीर अलाहाबादिया इज रनिंग हिज ओन बिजनेस। यू आर मास्टर ऑफ योर टाइम, यू आर मास्टर ऑफ योर मनी, यू आर मास्टर ऑफ योर डिसीजंस एट द एज ऑफ 30। लोग क्या करते, गर्लफ्रेंड ही छोड़ देते। भैया हम भैया लड़की से बात नहीं करेंगे। भैया क्या नहीं करोगे? ए भैया पापा ने मना किया है। अरे मस्त रहो यार, हर चीज को तो तुमने खतरा बना लिया है। बदलाव तो रिक्वायरमेंट है ना, मतलब चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आज जो अरब कंट्रीज हैं वो इतनी रिसोर्सफुल होकर डेवलप्ड नहीं है। मतलब ईरान भी तो एप्पल बना सकता है। भाई तुम ऑयल का दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर हो, जैसे ड्यूश बैंक इंडिया में, एचएसबीसी इंडिया में, तो ईरानियन बैंक भी तो इंडिया में हो सकता है। इराक, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये चेंज के साथ नहीं चले। देश के युवा को एक बात बता दी गई कि राजनीति एक गंदी चीज है। गंदी होती तो डॉक्टर अंबेडकर क्यों करते? राजनीति एक बहुत ही परिपक्व मन का खेल है। जब तो मैं इस देश के युवाओं से कहूंगा कि वो राजनीति का अध्ययन करें, पढ़ें, उसको गौर से देखें और कोशिश करें कि अपनी एक सोशल स्टेटस बनाकर खुद राजनीति में एंटर करें। एक सप्लीमेंटल सवाल, आप उन्हें कुछ स्टार्टिंग इनपुट दे दीजिए, क्या हो रहा है देश में अभी? नहीं अभी तो मतलब मान लो एक 18 साल का बच्चा ये पॉडकास्ट सुन रहा है और उसे लिटरली सिर्फ ये पता है कि हमारे देश के पीएम मोदी जी हैं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं अभी देश में। अब इस देश में कोई उल्टा सीधा नहीं बोलता। जैसे मैंने एक बार जामा मस्जिद के इमाम साहब को सुना, उन्होंने कहा कि हाँ मैं आईएसआई का एजेंट हूं, किसी को कुछ करना हो तो कर ले। अब कोई इस तरह से नहीं बोलता इस देश में।
अब इस देश में राष्ट्रवाद की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं, उस पर कितना काम हो रहा है ये तो बाद का समय बताएगा, वो हो रहा है। अब इस देश की पूरी जो दर्शन है वो बदल रहा है, पूरा दर्शन बदल रहा है। वो बदलना ही था तो समय की बात थी, वो होना ही था। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ काम करते हो उस वक्त आपको फील नहीं होता, जैसे आज की डेट में इस देश का मुसलमान पॉलिटिकली जाग रहा है। पहले उसको जागने के, वो जानता था कोई भी सत्ता में आएगा हमारा विरोध कोई करेगा ही नहीं। उस बात ने उसको बर्बाद कर दिया था। मतलब जब किसी आदमी को कोई टोकने वाला नहीं होता। मेरे एक दोस्त हैं, उनके फादर डीएम थे, तो उनके घर में जब भी कोई ज्योतिषाचार्य या पामिस्ट्री वाला आता था तो उनके बेटे की बड़ी तारीफ करता था। अरे बाबूजी मंगल बड़ा उच्च का है बाबूजी, अरे बृहस्पति देखो बाबूजी, शुक्र के तो क्या कहने। और मैं अगर हाथ दिखा देता था तो मुझसे कहता संघर्ष बहुत है। तो मोदी जी के भी जीवन में तो संघर्ष बहुत है, संघर्ष बहुत होना बड़ी अच्छी बात है। तो जिसकी भी ज्यादा पैटिंग की जाती है ना वो बर्बाद हो ही जाता है। मुसलमान को चिंता नहीं थी अपनी, वो होश पड़ा हुआ, वो जानता था कि कोई भी आएगा सब पैट कर रहे हैं। अरे भैया भैया मुसलमान को कुछ मत बोलना भैया, अरे भैया। ये क्यों होता था? वोट बैंक। मुसलमान को उसको, मुसलमान बड़ा भावुक है ना, मुसलमान को जितना इतना आप बस इस्लाम की तारीफ कर दो, मुसलमान सीना उना फाड़ के कि अरे भैया, मुसलमान का जीवन ले लो बस इस्लाम की तारीफ कर दो। तो मोदी जी ने मुसलमान को इस बेहोशी से बाहर निकाला।